हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एम के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम गणेश है और मैं एक गरीब घराने से हूँ। कुछ समय पहले मैं एक जागीरदार के यहाँ ज़मीनों पर काम करता था। उस जागीरदार का नाम चौधरी चरण सिंह था। मैं उनके पास काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर वर्ग का नौकर था। उसने मुझे अपने खेतों के पास ही एक छोटा सा रहने के लायक मकान भी दिया हुआ था, जिसमें मेरे साथ मेरी बीवी भी रहती थी। मेरी बीवी अनपढ़ थी, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत थी। एक रात जब मैं खेतों में पानी देने के लिए गया और मेरी बीवी घर पर अकेली थी। जब मैं खेतों में पहुंचा तो मुझे याद आया कि टॉर्च तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ। टॉर्च के बिना तो रात के वक्त काम करना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए मैं टॉर्च लेने के लिए घर वापस गया और जब मैं घर के नज़दीक पहुंचा तो मैंने अपने घर से चौधरी चरण सिंह को निकलते हुए देखा। उसे देखकर मेरा माथा ठनका। मेरी गैर हाजिरी में वह मेरे घर पर क्या कर रहा है, और वो भी रात के समय। जब मैं घर के अंदर गया तो मुझे देखकर मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया। वह घबरा सी गई, लेकिन मैंने उसको जरा भी पता नहीं चलने दिया और टॉर्च लेकर वापस चला गया। मैं सोचने लगा था, चौधरी चरण सिंह तो कभी मेरे घर होने पर भी नहीं आता है, तो फिर मेरी गैर हाजिरी में क्यों आया। मेरी बीवी की जवानी मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। उस दिन के बाद से मैं सावधान हो गया और अपनी बीवी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। चंद दिनों के बाद चौधरी चरण सिंह ने मुझे अपने घर पर बुलाया और कहा, गणेश, तुम आज ही बाजार चले जाओ। मैंने अनाज का सौदा किया है, उसके रुपए लेकर कल दोपहर तक वापस आ जाना और अपने साथ कुलदीप गार्ड को ले जाओ। रुपयों की रसीद मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने उनका ये आदेश सुनकर सर झुका लिया और उसी शाम में अपने साथ कुलदीप गार्ड को लेकर शहर के बाजार रवाना हो गया। मेरे दिल में बार बार वो रात वाली बात याद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसे काम आज से पहले करने को तो नहीं कहा चौधरी ने। कहीं मुझे रास्ते से हटाने के लिए बाजार तो नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि इस काम के लिए तो चौधरी ने दूसरा आदमी रखा हुआ है। 2 घंटे के बाद हम जब सब्जी बाजार पहुंच गए, तब तक शाम भी हो चुकी थी। हमने बाजार में ही एक गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। सुबह 10 बजे बचे हुए रुपए लेकर वापस गेस्ट हाउस भी आना था। जब हम रात का खाना खाकर फ्री हुए तो मैंने कुलदीप गार्ड से कहा, यार, आज तो तेरी भाभी घर पर अकेली है। रात का समय है और उसको अकेले में डर भी लगता है। अगर तू कहे तो मैं वापस घर चला जाऊं। तो कुलदीप गार्ड ने कहा, हाँ गणेश, तू चला जा। भाभी को ऐसे अकेले मत छोड़ा कर। वैसे भी आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं है। फिर सुबह वापस जल्दी आ जाना, फिर हम रुपए गिनती करके गेस्ट हाउस पर ले जाएंगे। मैंने उसका शुक्रिया किया और जल्दी से वापस घर चला गया। घर आते आते रात के 11 बज चुके थे। खैर, कुछ ही देर में मैं अपने घर के करीब पहुंच गया। अब यह पता लगाना था कि क्या वाकई में मेरी पत्नी और चौधरी चरण सिंह पर मेरा शक सही है या गलत है। मैंने घर के सामने के दरवाजे से न जाकर घर के पीछे जाकर बिना कोई आवाज़ किए छत पर चढ़ गया और धीरे धीरे किनारे की तरफ आया। फिर उसी जगह लेटकर कमरे के गेट की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक शख्स धोती पहने कमरे से निकलकर सहन में लगे पानी के नल की तरफ गया। मैंने उसको पहचान लिया था। वह कोई और नहीं, चौधरी चरण सिंह ही था। हाँ, वो वही था जो मेरा जागीरदार था और जिससे मेरी ज़िंदगी की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। तभी उसके पीछे पीछे मेरी बीवी भी बाहर आई और दोनों मिलकर शायद अंदर नहाने लगे थे और साथ ही उनकी गंदी हरकतें भी जारी थी। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं बिल्कुल सही निकला। मेरी खूबसूरत बीवी चौधरी के साथ मेरी नाक के नीचे मेरी इज्जत को तार तार कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा खून खौलने लगा और ये सब देखकर जी कर रहा था कि अभी छत से नीचे उतरकर दोनों को काट काट कर फेंक दूं। लेकिन मैंने जोश के बजाय होश से काम लेने का सोचा और खामोशी से लेटा रहा। दोनों नहाकर कमरे में चले गए। उनके अंदर जाने के बाद मैं छत से नीचे उतर आया और फिर सहन में उतरकर कुछ ढूंढने लगा। मुझे वह चीज़ मिल गई थी जो मैं ढूंढ रहा था। वह लंबे लकड़ी वाली हथौड़ा था जिससे मैं अपनी खेती बाड़ी के औजार ठीक किया करता था। हथौड़ा हाथ में लेकर दरवाजे के पास छुपकर खड़ा हो गया। उस समय मुझे काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा और कमरे के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी
जिसे सुनकर शायद ही कोई अपने आप को रोक सके। मेरे अंदर ऐसी आग लग चुकी थी जो अब इनके खून से ही शांत हो पाएगी। मेरा दिल धुआं धुआं हो रहा था। मैं गरीब जरूर था लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं था, और आज मैं इन दोनों के खेल को ख़त्म करने वाला था। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और जो पहले बाहर निकला वह चौधरी ही था। मैंने हथौड़ा हवा में लहराते हुए उसके सर पर जोर से दे मारा। मैंने इतनी जोर से वार किया था कि वह कोई आवाज़ निकाले बिना ही मर गया। अंदर से मेरी बीवी की आवाज़ आ रही थी जो चौधरी चरण सिंह से कह रही थी, दोबारा कब मिलने आओगे, मैं इंतज़ार करूंगी आपका। मैं कमरे के अंदर गया और भरी आवाज़ में कहा, चौधरी चरण सिंह को अब आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमको उसके पास जाना पड़ेगा। मुझे इस तरह से अचानक देखकर मेरी बीवी का मुंह हैरत से लाल और खुला का खुला रह गया। मैंने उसकी कोई भी बात बिना सुने उसको बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर कमरे के आया और सख्त लहजे में उससे पूछा कि घटिया औरत, जब तुझे चौधरी के साथ ही मुँह काला करना था तो मुझसे तलाक भी तो ले सकती थी। वह घबराकर बड़बड़ाने लगी और माफ़ी मांग मांग कर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। हथौड़ा मेरे हाथ में था और उससे खून टपक रहा था। मैंने फिर से घुमाकर उसको चौधरी चरण सिंह की लाश के पास फेंका। वह बहुत डर गई और जान की भीख मांगने लगी, लेकिन मुझ पर खून सवार था। मैंने उस धोखेबाज को आखिरी बार देखा और आंखें बंद करके हथौड़ा उठाया और उसके सर पर जोर से दे मारा। वह भी वहीं पर ख़त्म हो गई। मैं तुरंत घर का मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, लेकिन हथौड़ा अभी भी मेरे ही हाथ में था। फिर मैं जल्दी से वापस बाज़ार की तरफ निकला। रास्ते में एक बड़ी सी नहर थी। मैंने हथौड़ा नहर में फेंका ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले, और फिर जल्दी से बाज़ार पहुंचा। उस वक्त कुलदीप गार्ड सो रहा था। मैं भी चुपके से उसके बगल में जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसे में नींद किसे आने वाली थी। सुबह के 9 बजे मैं उठकर बैठ गया। तब तक कुलदीप गार्ड भी जाग चुका था। वह भी यही सोच रहा था कि मैं सुबह 7 बजे वापस आकर ही सोया हुआ हूँ। हमने फिर बैठकर नाश्ता किया। तब तक गल्ला बाजार का दफ्तर भी खुल गया, जहाँ से हमें रुपए लेने थे। रुपए की रसीद मेरे पास ही थी। रसीद दिखाकर रुपए लिए, जो कि 50 लाख के करीब थे। फिर हम दोनों ने वापसी का सफ़र शुरू किया। रुपए वाला थैला मेरे पास ही था। रास्ते में आते वक्त वही नहर आई जिसमें मैंने हथौड़ा फेंका था। जैसे ही नहर के पुल पर हम दोनों पहुँचे तो मैंने कुलदीप गार्ड को हल्का सा धक्का दिया और वह नहर में जा गिरा। मैंने भागना शुरू किया। जब तक वह नहर से बाहर निकला होगा तब तक मैं बस अड्डे पर पहुँच चुका था। 50 लाख रुपए मेरे हाथ में थे। मेरी असली मंजिल काठमांडू थी, जहाँ पर मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला था, जहाँ पर ना तो कोई इज्जतों का लुटेरा चौधरी चरण सिंह था और ना ही दिल तोड़ने वाली धोखेबाज बीवी थी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बारे में आपका क्या कहना है? मैंने सही किया या मुझे उन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए था, या फिर उनके लिए यही सज़ा सही थी? तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।